नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का जितने भी फॉर्मूले हैं यानी चैप्टर नंबर 1 से लेके 15 तक के सारे फॉर्मूले को हम एक वीडियो में लाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए सबसे आसान मैथ्स है। मैथ्स में सिर्फ 2 या 3 पेज का आपको फॉर्मूला मिलता है, जो पूरे के पूरे बुक का एक समरी है और उसी पे आधारित आपको सवाल पूछा जाता है। किसी दूसरे सब्जेक्ट में आप 15 एक एक पेज के सवाल याद कर लेते हैं, लेकिन आपसे 1 पेज या 2 पेज का जो पूरे मैथ का फॉर्मूला है वो याद नहीं हो पाता है। यदि हम इस पे कमांड कर लें तो मैथ बहुत आसान हो जाएगा और आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। आइए चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलें। चैप्टर नंबर 1 में आपसे एक पूछा जाता है, एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। वहाँ पे कहता है ए बराबर में ए को ए और बी जो दो धनात्मक संख्या है, तो ए बराबर में होना चाहिए। जब हम देखिए किसी संख्या ए को यदि बी से भाग देंगे तो यहाँ पे कोसेंट क्यू बचेगा, बी को क्यू बार तक पढ़ेंगे और शेषफल आर होगा। कोई भी संख्या होगा, यानी हम 5 लेते हैं, 5 को 3 से करते हैं तो 3 एकम 3 और ये घट करके 2 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 बराबर में 3 गुने 1 प्लस 2। तो ये एक जो हो गया ये क्यू हो गया, ये बी है और ये ए है और ये आर है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए आर जो होगा, ये जो शेषफल बचेगा, शेषफल या तो 0 होगा या फिर उस संख्या से छोटी होगी। ये 0 के बराबर और बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर और 20 से छोटी, यानी 3 से, इसमें हम 3 से हम देखेंगे जो यहाँ पे जो संख्या होगी, रिमाइंडर कुछ भी होगा, तो या तो 0 बचेगा या फिर 1 या 2 बचेगा, यानी 3 बचता तो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। अब आता है एक दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जिसको कहा जाता है जो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यह अद्वितीय होता है, इसका क्रम बदला जा सकता है, यानी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, इट इज यूनिक, ऑर्डर में भी चेंज। यानी आप कोई संख्या लेते हैं या 12 लेते हैं, तो 12 को कोई ऐसे कर सकता है, ये फैक्टर ट्री भी इस तरह से बनता है, 2 को 6 बार पढ़ेंगे, फिर 2 को 3 बार पढ़ेंगे, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और कोई 12 को ऐसे, तो यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 गुने 3, यानी इसको लिखा 2 गुने 2 गुने 3। और ये 12 को दूसरा कोई और बच्चा आएगा, ये 3 को 4 से करेगा और फिर 2 को 2 से करेगा, तो यानी यहाँ आके आएगा 3 गुने 2 गुने 2। तो इस तरह हम देखते हैं जो 12 को, जो ये कंपोजिट नंबर था, उसको इस तरह से लिखा जा रहा है या इस तरह से लिखा जा रहा है। तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्याओं को भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया, कैन बी रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। और यह यूनिक है, यहाँ भी 2 बार है और 3 एक बार है, यहाँ भी 3 एक बार है, 2 2 बार है। तो कह रहा है यह यूनिक है। ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे 3 2 बार है के बदले 3 बार हो गया, 3 2 बार हो गया और 2 एक बार हो गया, ऐसा नहीं है। 2 बार ही 2 है और 3 एक बार ही है, तो इट इज़ यूनिक। और इसमें हमने क्या देखा, क्रम बदल गया है,
जिसको पहले आना था वो बाद में, जो बाद में आना था वो पहले आ गया, तो ऑर्डर में भी चेंज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है एलसीएम और एचसीएफ को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होना चाहिए, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी एलसी कोई संख्या है तो एलसीएम यदि निकालना हो और दो संख्या दिया हुआ हो और एचसीएफ दिया हुआ हो तो यहाँ पे लिखे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और अपॉन में एचसीएफ। यानी ए और बी कोई दो संख्या है तो इसी तरह एचसीएफ बराबर में जब एलसीएम दिया हुआ तो ए गुने बी और अपॉन में हम एलसीएम लिखेंगे। इसी तरह पूछा जाता है कई बार डेसिमल एक्सप्रेशन पूछा जाता है आप लोगों से, जो कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार जब शांत होगा तो दशमलव प्रसार कितने अंक तक होगा। तो कोई संख्या है तो हम देखेंगे जो यदि हर, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको हम अंश और नीचे में हर कहते हैं, ये न्यूमरेटर फ्रैक्शन में और यह डिनोमिनेटर होता है। तो जब डिनोमिनेटर या तो 2 या 5 के मल्टीपल में हो, इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई और रहता है तो वो हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी अशांत। तो अशांत वाले में नहीं, जब शांत देखेंगे तो 2 या 5 के रूप में हो, 2 या 5 के रूप में, लेकिन घात कितना होना चाहिए, इस संख्याओं का दशमलव प्रसार उतने तक होना चाहिए, इसका मैक्सिमम पावर m या n। यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 5 है तो दशमलव प्रसार 5 अंक तक समाप्त होगा, क्योंकि अधिकतम यहाँ पे 5 है। तो जो होगा अधिकतम घात, वहाँ तक इसका दशमलव प्रसार होगा। इसमें पहले चैप्टर में यही है फॉर्मूला। आपको इसमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है, आप कर लेंगे। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो ये पूरा प्रोसेस है, सिद्ध करना है इरेशनल नंबर। और साथ में एचसीएफ निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एचसीएफ को यूक्लिड विधि से विभाजन प्रमेय का द्वारा या फिर एलसीएम और एचसीएफ को अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हम इसको निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है चैप्टर नंबर 2, जिसको हम पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। पॉलिनोमियल यानी बहुपद, बहुत सारे पद जिसमें हो, आप घात के आधार पर, पद के आधार पर इसका प्रकार जानते हैं। अब चलिए यहाँ पे द्विघात बहुपद का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, ये होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप, यानी अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, अधिकतम पावर 2 हो, जहाँ पे a 0 नहीं होगा। ये यदि a 0 हो जाएगा तो ये वाला तो 0 हो गया, bx + c यानी रैखिक युग्म हो जाएगा, तो ये a 0 नहीं हो। और इसी प्रकार त्रिघात बहुपद यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे ax³ + bx² + cx + d, ये होता है इसका मानक रूप। यानी x का 3 घात, फिर 2, फिर 1, फिर 1 भी नहीं, तो ये इसका मानक रूप है जहाँ पे a 0 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बहुपद में घात शून्य कितने होंगे, तो बहुपद के जितने घात होंगे उस बहुपद के उतने ही अधिकतम शून्यक होंगे। यानी x का पावर यदि 5 है तो अधिकतम 5 शून्यक होगा। ठीक है, बहुपद में अब शून्य कहते किसको है, किसी बहुपद में, ये बहुपद में x का मान यानी चर x है, तो x का मान
क्या रखा जाए कि ये पूरे समीकरण पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, यानी बहुपद का में चर का मान, वह मान जिसको रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए तो वह बहुपद का शून्य कहलाता है। अब मान लेते हैं कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, तो इसके अधिकतम 2 घात होंगे हैं, तो 2 ही शून्यक होंगे। मान लेते हैं शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर में c/a। अब इसी में एक और पूछा जाता है, आप देखे होंगे किताब में, अब यहाँ पे इस तरह से दे दिया जाता है। अब कोई घात इस तरह से ये शून्यक होगा, इसका जो द्विघात बहुपद होगा तो इसका परवलयाकार यानी इसकी जो आकृति होती है इस तरह से होती है, परवलय के आकार का, यानी पैराबोलिक होता है। ये 2 जगह पे इसको टच कर रहा है। आप देखे होंगे, आपसे पूछा जाता है कई बार इसके कितने जीरोज हैं, ये इस तरह से दे दिया जाता है, तो कितने जगह पे इसको एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो देखिए 3 जगह पे टच कर रहा है, तो 3 शून्यक होंगे। ठीक, तो ये ग्राफ डाल करके भी आपसे सवाल पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कई बार त्रिघात बहुपद के लिए भी पूछ दिया जाता है, तो त्रिघात बहुपद का हमने मानक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d लिया था, तो इसके 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा मान लिए, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा बीटा और गामा का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में -b/a होता है, और अल्फा बीटा गामा बराबर में -b/a हो गया, और अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा, यानी अब दो शून्यकों का गुणनफल का प्रोडक्ट मतलब गुना करके आपस में जोड़ने पर यह c/a होता है, और अल्फा बीटा और गामा तीनों का गुणनफल -d/a होता है। अब इस चैप्टर में शून्यक दिए हुए हों तो बहुपद कैसे ज्ञात करें, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए जब शून्यक दिए हुए होते हैं तो बहुपद बराबर में होता है द्विघात बहुपद में शून्यक मान लो अल्फा और बीटा दिए गए हैं, तो ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, यानी x² माइनस शून्यकों का योग को x से गुना कर दे, फिर शून्यकों का गुणनफल। और इसको निकालने की विधियां हैं, जब ax² प्लस bx प्लस c को निकालने की विधियां, तो आप चौथे चैप्टर को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा और चौथा चैप्टर लगभग मिलता जुलता है, तो जब हम चौथे चैप्टर को बताएंगे तो चौथे चैप्टर का भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। यदि बहुपद में बराबर में 0 कर दिया जाता है तो बहुपद से ये समीकरण बन जाता है। यहाँ तक तो बहुपद होता है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, और अब यदि बराबर में कुछ डाल दिया जाए, यह बराबर कर दिया जाए 0, तो अब यह हो गया समीकरण, जो कि चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो इसको निकालने के विधियां हैं, इसको या तो हम स्प्लिट कर लेते हैं, इसको बीच वाले को b को ऐसे तोड़ लेते हैं, जिससे इसको और इसको गुना करने पे तो AC आ जाए, और इसको जोड़ या घटा करने पे b आ जाए। तो हम इस तरह से निकालते हैं, या द्विघात समीकरण विधि से निकालते हैं। अब आइए अगले चैप्टर की तरफ चलें। अब तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसका मानक रूप होता है, 2 चर समीकरण चाहिए तो a1x रैखिक समीकरण, तो 2 चर, एक x है और एक y है, ले लेते हैं। तो इसका मानक रूप हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ये इसका मानक रूप हो गया।
उसको निकालने की विधियां हैं। एक तो ग्राफीय विधि है और दूसरा बीजगणितीय विधि है। ग्राफीय विधि द्वारा a1x प्लस b1y प्लस c1, तो इसके कोई ना कोई दो वैल्यू ऐसा बनाएं और इसको ग्राफ पे बनाएं। तो x का तो इस तरह से इसको टेबल बना लें, फिर x और y कम से कम दो वैल्यू चाहिए। और इसी तरह दूसरा इक्वेशन भी बनेगा, दो इक्वेशन है तो इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो ग्राफीय विधि द्वारा कहलाएगा। अब है बीजगणितीय विधि द्वारा। बीजगणितीय विधि द्वारा है तीन विधियां। एक तो प्रतिस्थापन विधि, यानी अलजेब्रिक मेथड में प्रतिस्थापन, और दूसरा है विलोपन, तीसरा है वज्र गुणन। वज्र गुणन कई सालों से किताब में मतलब आपके सिलेबस में नहीं है। तो प्रतिस्थापन और जो और विलोपन, प्रतिस्थापन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसको कहते हैं विलोपन है तो एलिमिनेशन मेथड। तो आपको इसमें एलिमिनेशन मेथड आसानी से बनाया जा सकता है। तो अब आइए हम आगे देखें। अब इसमें कह रहा है जो कि अनेक रैक कब ये समीकरण का जब हम मान निकालेंगे तो कब इस समीकरण का हम हल ज्ञात करें। तो देखिए, जब आपके पास जब समीकरण होगा, दो समीकरण बनाए थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2, दो इक्वेशन था। तो हम बीजगणितीय विधि जब निकालेंगे तो ये तभी निकालेंगे जब इसका एक हल होगा। बाकी तो हल के लिए तो देखिए एक संगत प्रणाली है, तो ये आप लिख करके संगत a1/a2 और b1/b2 c1/c2 ज्ञात कर लेंगे। तो क्या कंडीशन होगा, जब देखिए जब ये तीनों बराबर हो, तो यानी यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है a1/a2 बराबर में b1/b2 हो, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा मतलब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। यानी एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करेगा, और इस जब क्रॉस करेगा तो एक बिंदु पे मिलेगा तो केवल एक ही हल होगा, और ये संगत युग्म कहलाता है। जिसमें हल होगा उसको संगत कहेंगे। अब दूसरा कंडीशन होगा क्या, जब ये दोनों तो बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है। पहला तो ये दोनों बराबर नहीं था आपस में। अब दूसरा ये दोनों बराबर है लेकिन इसके साथ बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा समांतर रेखा, और इसके कोई हल नहीं होंगे, और कोई हल नहीं होंगे तो असंगत होगा। अब तीसरा है तीनों बराबर हो जाए, समांतर यानी पैरेलल लाइन इसको कहते हैं। समांतर रेखा को पैरेलल लाइन, और इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब तीनों बराबर हो, a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, तो इसको संपाती रेखा, कोइंसिडेंट रे कहते हैं, कोइंसिडेंट रे। अब इसमें बहुत सारे हल होंगे, और हल होंगे तो इसको संगत हम कहते हैं। ठीक है। अब इसमें हम निकालने की विधियां देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2। तो हम हल कब निकालेंगे, जब एक ही हल होगा, यानी a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तभी हम ज्ञात करेंगे। और सबसे आसान है द्विघात विलोपन विधि से आसानी से इसको निकाला जा सकता है कम समय में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चौथा चैप्टर, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसका मानक रूप जो होता है, आप देखिए मानक रूप
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बराबर में जीरो, जहाँ ए जीरो नहीं है। ये दूसरे चैप्टर की तरह ही है, लेकिन बराबर में जीरो लग गया है। अब उसमें हम जब इसका हम शून्यक बहुपद में पॉलिनोमियल में शून्यक कहलाता था, और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको हम मूल कहेंगे, यानी उसका मूल को इंग्लिश में रूट्स कहते हैं, तो रूट्स कहेंगे। बाकी वही फॉर्मूला है। यहाँ पे चैप्टर 4 में हम निकालेंगे जब, तो पहले देखिए यहाँ पे डी क्या होता है। डी जिसको विविक्तिकर यानी विवेचक कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। तो मानक रूप हमारा ये था, तो इसमें होता है डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए इसके जो रूट्स निकलेगा, रूट्स का नेचर यानी प्रकृति कैसा होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप आपने देखा ये है, डी बराबर ये है। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का हल निकालेंगे कब, जब डी का वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा हो। जब जीरो होगा तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा तभी हल ज्ञात करेंगे, अन्यथा नहीं ज्ञात करेंगे। क्यों नहीं ज्ञात करेंगे? क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो क्या कहती है, डी का वैल्यू जब जीरो होगा, यानी डी का वैल्यू जब जीरो होगा तो दोनों मूल यानी दोनों रूट्स इक्वल एंड रियल होंगे, रियल एंड इक्वल रूट, वास्तविक और समान। डी का वैल्यू जब जीरो से बड़ा हो यानी डी पॉजिटिव हो तो मूल वास्तविक और असमान यानी रियल और अनइक्वल। डी का मान जब जीरो से कम यानी नेगेटिव हो तो अवास्तविक होगा। तो इस कंडीशन में हम इसका मान निकालेंगे ही नहीं। जब डी का मान जीरो हो या जीरो से बड़ा हो तभी हल हम ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण विधि के द्वारा हम निकालेंगे, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड या श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। इसमें x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी के बदले बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a लिखते हैं। इस विधि से ज्ञात करेंगे। ये अप्लाई हम चौथे चैप्टर के साथ दूसरे चैप्टर में भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चैप्टर चलें। इस चैप्टर में भी पूछ दिया जाता है, जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल अल्फ़ा और बीटा हो यानी रूट्स दिए हुए हों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर में सी बाई ए। और समीकरण बनाना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स यानी शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब नेक्स्ट है समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 5। तो समांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समान, इसका नाम से ही स्पष्ट है, समान हो अंतर जिसमें, यानी A1 A2 A3 A4 ये कोई क्रम है, श्रेणी है, जिसमें यदि समान का अंतर हो, जैसे 2 3 4, तो सब में एक एक का अंतर है, समान अंतर हो तो उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। उसमें होता है क्या, डी बराबर में किसी मतलब इसमें से A2 में से A1 गया, या A3 में से A2 गया, या A4 में से A3 को माइनस करेंगे, इसी प्रकार AN-1 जाएगा। तो यानी दो क्रमों के बीच का अंतर, जिसको डी के नाम से जानते हैं, इसको हम सार्व अंतर कहते हैं, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। समांतर श्रेणी में सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं। अब इस फॉर्मूले पहला फॉर्मूला है nवां पद यानी 10वां पद 20वां पद ज्ञात करने के लिए कहता है। तो उसमें होता है a प्लस n-1d, जहाँ पे d आपको पता है जो कि सार्व अंतर होता है, यानी A2 माइनस A1 होता है, और A1 यानी ये प्रथम पद, इसको फर्स्ट प्रथम पद
कहते हैं। तो इस तरह से हम nवां पद, 20वां पद, 25वां पद ज्ञात कर सकते हैं। इसी में पूछा जाता है अंत से, लास्ट से पूछा जाएगा, तो हम क्या करें इसके लिए। आप सबसे बढ़िया है, जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए जो कि A1 A2 A3 इस तरह से दिया हुआ है AN, तो अंत से कहेगा तो एक नया AP बना लें, यानी इसको फिर से इधर से शुरू करें, AN मतलब बड़ा A, ये हो जाएगा AN और AN-1, इस तरह से उल्टा करके बना लें और ये हो जाएगा A1। अब ये जो इसका जो D होगा अलग चिन्ह दे दें तो ये -D हो जाएगा, और फिर इसी फॉर्मूले से आप बना सकते हैं, यानी ये हो जाएगा इसके लिए प्रथम पद A1 और D, और n अंत से कहेगा तो N-1 यहाँ पे रख ले, और ये D के बराबर हो जाएगा, तो यानी इससे आप गुना करके यहाँ से निकाल सकते, एक ही फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट देख, अब ये कहता है दूसरा है फॉर्मूला इसमें समांतर श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला है SN लिखते हैं n/2 2A + n-1D। या आप देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, ये A + A है और ये +n-1 और D। तो ये तो आपको AN का फॉर्मूला आपने देखा था, तो A + AN भी लिख सकते हैं, A1 + AN और n/2। तो ये भी फॉर्मूला है, जब D दिया हुआ है, N दिया हुआ है और SN ज्ञात करना हो, यानी इस सब में से आप फॉर्मूला लगाए या इसको फॉर्मूला लगाए। इसी में एक और पूछा जाता है, आपसे दे दिया जाता है SN बराबर में n² - 1, तो आप S1 S2 इस तरह से निकाल लें n के बदले। तो S1 क्या है, पहला पद, एक पदों का योग। S2 क्या है, A2 और A1 + A2। तो इसमें आपको nवां पद कहेगा निकालने के लिए, तो हम A2 कैसे निकालेंगे, A2 बराबर में हो जाएगा S2 में से S1 गया, इसका यूज करेंगे। तो n के बदले में हम बारी बारी से संख्या रख करके n के बदले 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 यानी 0। इस तरह से आएगा सवाल। या AN पूछेगा, AN बराबर में दिया हुआ है मतलब 5n + 2, तो इस तरह से दिया हुआ है, तो A1 का वैल्यू रखते जाएंगे तो इसका वैल्यू आता जाएगा। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलें। अब चैप्टर 6 है जिसका नाम है ट्रायंगल्स। इसमें हम उस पे पहले देखें समरूप आकृतियाँ होती क्या है। समरूप आकृतियाँ यानी समान आकृति। आपने देखा होगा जो कि इंडिया का मैप छोटा भी मिलता है और बड़ा भी मिलता है, तो वो दोनों में रेशियो समान होगा, समान अनुपात में सारा होगा। इंडिया का झंडा आपने देखा होगा, जितना लंबाई चौड़ाई का अनुपात छोटे में होगा, बड़े में भी उसी अनुपात में होगा। तो यानी दोनों का भुजाओं का अनुपात समान होगा और सारे कोण बराबर होंगे, तो ये समरूप आकृतियाँ कहलाती है। और देखिए अब समरूप आकृतियाँ यानी सिमिलर जो फिगर है, जब दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती है। यानी दो आकृतियाँ जिसके आकार एक समान हो लेकिन उसका माप यानी भुजाओं की लंबाई का माप बराबर ना हो, तो वो समरूप कहलाते। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है, यानी सर्वांगसम सभी अंगों की समानता समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। अब चलिए समरूप बहुभुज जो है उसके बारे में जानकारी देखें। समरूप बहुभुज में भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण बराबर हो और उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। उदाहरण के लिए दो रेखाखंड समरूप हो सकते हैं यदि उसकी लंबाई समानुपाती हो, यानी इसका और इसका अनुपात 1 अनुपात में हो।
दो वृत्त समरूप हो सकते हैं यदि उसकी त्रिज्या समानुपाती हो। दो वर्ग समरूप है क्योंकि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री है और सभी भुजाएं समानुपाती होती है। इसकी सारी भुजाएं समान अनुपात में होती है। यानी कोई भी दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे, सिमिलर तभी होंगे, जब ये कोण इसके बराबर, मतलब एक कोण ए बराबर में कोण पी, कोण बी बराबर में कोण क्यू, कोण सी बराबर में कोण आर, और जो संगत भुजाएं हैं यानी ए बी और ये अपॉन ये बराबर में ये अपॉन ये बराबर में ये अपॉन ये, इस तरह हो तो लिख सकते हैं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो वहाँ पे कोण ए बराबर में कोण पी, कोण बी बराबर में कोण क्यू, कोण सी बराबर में कोण आर हो जाता है। और ये दो भुजा, इस दो भुजा के समानुपाती, ये इसके समानुपाती और ए सी पी आर के समानुपाती। अब आइए, इसी में एक थेल्स प्रमेय है जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के भी नाम से जाना जाता है। कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वे अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले दिया गया है, लिखेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज को इस तरह से बना लेंगे और उसमें त्रिभुज ए बी दिया गया है। क्या कह रहा है? ए बी सी एक त्रिभुज है और डी ई समांतर है बी सी के, ये बना लेंगे। फिर अब उसको सिद्ध करना है आपको, ये अब डी ए डी अपॉन में बी डी बराबर में ए ई अपॉन में ई सी, ये सिद्ध करना है। अब रचना करते हैं, इसको इससे मिलाया, फिर यहाँ से 90 डिग्री डाला, परपेंडिकुलर डाला। तो देखिए अब उपपत्ति हम चलते हैं त्रिभुज ए डी ई, यानी इस त्रिभुज में और एक बार इस त्रिभुज में। तो ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन में बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर में, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो ए डी इंटू ई एम अपॉन में 1/2 डी बी इंटू ई एम। तो ई एम कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तो ए डी अपॉन में बी डी हो गया। इसी प्रकार इसमें भी ए ई अपॉन में ई सी हो जाएगा। और अब देखिए ये त्रिभुज और दूसरा ये त्रिभुज, दोनों जो है एक ही आधार है दोनों का और एक ही समांतर भुजाओं के बीच बना त्रिभुज है, तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पे एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच बने क्षेत्रफल का बराबर होता है, तो ये हो गया। तो समीकरण 1 और 2, अब हमने इसको 1 माना था और इसको 2 माना था, तो समीकरण 1 और 2 से ए डी अपॉन में डी बी बराबर में ए ई अपॉन में ई सी हो गया। तो ये सब थ्योरम है, बहुत छोटा सा है देखने में और ये आपको पूरे के पूरे नंबर दिलाते हैं। अब समरूपता की कसौटी त्रिभुज में जो है समरूप करने का नियम, यानी सिमिलरिटी प्रूव करने का नियम, या तो तीनों कोण बराबर हो, दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, तो या तो ए होता है भुज कोण कोण कोण, और दूसरा होता है तीनों भुजा एक ही समानुपात में हो, दूसरे तो ए एस 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 तीनों भुजाओं का अनुपात, या एस ए एस यानी दो भुजाओं और बीच के कोण, और चौथा है ए समरूपता। इससे हम समरूप कर लेते हैं। अगला है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, इंग्लिश और हिंदी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये थ्योरम है। उसमें देखिए सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वही इंग्लिश या हिंदी में, बाकी चीज़ों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए बी सी और डी ई एफ जो है एक दूसरे के समरूप हैं। तो हमें सिद्ध करना है क्या? जो कि ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर में ए बी स्क्वायर अपॉन में डी ई स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर।
फिर इसका स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो हम रचना क्या करते हैं, ये इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ भी एक परपेंडिकुलर डाल दिए। त्रिभुज मतलब ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ई एफ। अब उपपत्ति त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार बेस इंटू हाइट, यानी हाफ बी सी इंटू ए एम। और इसमें भी बी सी मतलब नीचे में सॉरी इसका आधार तो डी ई है और डी एन, तो इसको 1/2 कट गया और ये हो जाएगा बी सी अपॉन में डी एन ई एफ और ये ए एम अपॉन में डी एन। चूँकि ए बी सी और डी ई एफ जो है एक दूसरे के सर्वांग सम है, दिया है ये, तो एंगल बी बराबर में एंगल ई और एंगल एम ये 90 डिग्री है, तो एंगल एम बराबर में एंगल एन। तो इस तरह से त्रिभुज ए बी एम यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी अपॉन में डी ई बराबर में ए एम अपॉन में डी एन हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन में ए एम अपॉन में डी एन के बदले ए बी अपॉन में डी ई रख दिए। तो और यहाँ पे ए बी अपॉन में डी ई और बी सी अपॉन में ई एफ करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, समानुपाती है। तो इस समीकरण से ये हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन में डी ई बराबर में ये हो जाएगा बी सी अपॉन में ई एन, जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको हमने समीकरण ये जो था एक में यूज करना है, तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर में बी सी अपॉन में ई एफ इंटू बी सी अपॉन में ई एफ, तो बी सी स्क्वायर अपॉन में ई एफ स्क्वायर। अब ये हो गया। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, जो कि बाकी भुजाओं मतलब यहाँ पे हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वहाँ भी यही हो जाएगा। तो इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन में बी डी ई स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन में ई एफ स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन में डी एफ स्क्वायर। यही सिद्ध करना है। आगे देखते हैं। अब थेल्स प्रमेय के आधार पर आपसे यह पूछा जा सकता है, दो समरूप त्रिभुज यानी दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का अनुपात यानी रेशियो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी संगत लंबों के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात होता है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात संगत कोण समद्विभाजक के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी ए बी सी और डी ई एफ यानी ये दोनों सिमिलर हो ट्रायंगल ए बी सी और सिमिलर हो ट्रायंगल डी ई एफ के, और ये परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे लंब है। तो कह रहा है जो कि इसका क्षेत्रफल, यानी पहला क्या कह रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज इसका क्षेत्रफल अपॉन में इसका क्षेत्रफल बराबर में ये लंब है, तो ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर अपॉन में ये डी एम स्क्वायर। ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर में ये। और यदि हम इस पे माध्यिका डालते हैं, यानी ये माध्यिका हो जब, यानी माध्य क्या होता है, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो यदि इसका ये माध्यक ये है जब, तो उसी प्रकार यहाँ भी ये हो जाएगा डी ए एन अपॉन में डी एम का स्क्वायर। और तीसरा कह रहा है जो कि संगत कोण समद्विभाजक के वर्गों के अनुपात में होता है, यानी संगत कोण ये देखिए ये इसका समद्विभाजक है इस कोण का, तो ये यहाँ भी यही चीज़ है। देखिए कोण समद्विभाजक भी यही है, तो ए एन अपॉन में डी एम का स्क्वायर, यानी इस कोण को समद्विभाजित करने वाली जो लाइन है
बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एनी एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, तो उसका जो साइड है बाइसेक्टर जो है उसका रेशियो कह रहा है जो कि वर्गों के अनुपात में होगा, तो यानी AN अपॉन में DM का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें कहता है एक समकोण त्रिभुज में दो कर्ण मतलब कर्ण का वर्ग जो होता है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो एक हम इसमें रचना कर लेते, इसके लिए हम अलग से भी भेजे हैं, तो आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज लेना है ABC और उसमें कोण B समकोण है। फिर यहाँ सिद्ध करना है AB स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर, ये कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है। अब इसके लिए हम रचना करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो पहले इस दोनों त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंसी सिद्ध करेंगे, एक इसको और एक इसको समरूप सिद्ध करेंगे। और पहले एक बड़े त्रिभुज यानी ABC और ADB यानी एक बड़े त्रिभुज ABC और ADB में सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, और इसमें यहाँ पे छोटे वाले में एंगल B है, एंगल D पे 90 डिग्री है, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री है। तो AA समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो समरूप हो गया, तो यहाँ पे देखिए बेस और इसका बेस AB है, AB और इसका बेस AD है छोटे वाले का, तो AB अपॉन में AD। अब इस पे परपेंडिकुलर आप देखते हैं क्या है, इसका जो कर्ण है हाइपोटेन्यूस है बड़े वाले का, तो AC है, और इसका कर्ण ये है, तो मतलब हाइपोटेन्यूस, तो AC अपॉन में AB लिखेंगे। अब इसको जब हम ऐड करें मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB स्क्वायर अब बराबर में AC इंटू AD हो जाएगा। इसी प्रकार हम अब दूसरे त्रिभुज में लेंगे, यानी एक ये इस त्रिभुज में और एक इस त्रिभुज में करेंगे, तो यहाँ भी यही हो जाएगा। इसी तरह कोण C, इसमें एंगल C दोनों में कन्ग्रुएंट है और 90 डिग्री है, तो इस तरह से यहाँ भी हो जाएगा। BC स्क्वायर बराबर में AC इंटू DC। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर में AC इंटू AD, AC इंटू DC। अब AC कॉमन ले लिए तो AD इंटू DC, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा AC हो जाएगा यहाँ तक, तो AC इंटू AC यानी हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। यही सिद्ध करना होता है। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर चले। 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप 9th में पढ़े हैं, जो यहाँ पे हम दो अक्ष यानी दो एक्सिस होता है, इसको और इसको, ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये वाई एक्सिस कहलाता है। 9th में आप पढ़े। इधर आप करेंगे तो ये प्लस में होता जाएगा यानी प्लस, और ये इधर माइनस एक्स का, इधर एक्स का प्लस वाई का माइनस और ये इसका प्लस। तो इस एरिए में जो पड़ेगा, देखिए घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट चतुर्थांश, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब यहाँ पे दोनों का वैल्यू प्लस प्लस होगा और ये एक्स का वैल्यू माइनस में और वाई का वैल्यू प्लस में। हम इस तरह से किसी का भी निर्देशांक लिखते हैं एक्स और वाई। तो ये यदि प्लस में हो, ये प्लस में हो और ये भी प्लस में हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये माइनस में हो ये प्लस में हो तो ये सेकेंड, दोनों माइनस में हो तो थर्ड, और एक्स प्लस में हो और वाई माइनस में हो तो चौथे क्वाड्रेंट में। और इसको एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में एब्सिसा कहते हैं, और वाई को कोटि कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। और देखिए एक्स का मान हम जो जो ऊपर जाते हैं त्यों त्यों मान एक्स का मान
एक जैसा रहता है। वाई का मान ऊपर नीचे जाने से वाई का मान घटता बढ़ता है, और एक्स का मान दाएं बाएं जाने से घटता बढ़ता है। अब कहता है ये मूल बिंदु है, दोनों का ओरिजिन है, दोनों का निर्देशांक यहाँ पे 0 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है, ये पूछा जाता है प्रश्न में। अब आइए नेक्स्ट देखें। अब अगला है देखिए दूरी सूत्र। इसमें दो ही फॉर्मूले हैं। दूरी सूत्र क्या है? एक्स और वाई पी का निर्देशांक है, x1 y1 और x2 y2 क्यू का निर्देशांक है। तो पी और क्यू के बीच की जो दूरी होगी x1 माइनस x2 का स्क्वायर, यानी इस दोनों के अंतर का स्क्वायर, और फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगला फार्मूला, दूसरा फार्मूला जिसको विभाजन सूत्र कहते हैं, वो सेक्शन फार्मूला जो m अनुपात n में किसी साइड को काटता है। अब मान लेते हैं कोई बिंदु एक P है और एक Q है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और x2 y1 और x2 y2 है। तो यहाँ पे m1 और m2 अनुपात में काटता है। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x बराबर में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी प्रकार y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। इसी में मध्य बिंदु के लिए पूछा जाता है, तो देखिए 1 अनुपात 1 हो जाता है। तो x उसमें लिख सकते हैं x बराबर में x1 प्लस x2 y2 और y बराबर में y1 प्लस y2 y2। आपको कहे अभिष्ट अनुपात यानी अनुपात निकालने के लिए तो k:1 पे निकालें, यानी यहाँ पे इसको m1 और m2 हो जाए। इस तरह से निकालने का प्रयास करें। और आपको बताया था x अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो y0, y अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो x0, इसका ध्यान रखें। इसी में आपसे पूछा जाता है सिद्ध करो कि ये एक त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या वर्ग या समांतर चतुर्भुज। तो इसका फॉर्मूला आपको देखिए समबाहु में तीनों भुजा निकालेंगे। तो तीनों त्रिभुज कहेगा तो तीनों भुजा निकालेंगे। तो यदि तीनों भुजा बराबर हो तो समबाहु, यदि दो भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु आइसोसेलेस, यदि कोई भी भुजा बराबर नहीं हो तो स्केलेन। और आप राइट एंगल में जानते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो जाए तो ये समकोण त्रिभुज है। वर्ग में निकालेंगे यानी चतुर्भुज में पूछा जाए तो चारों भुजा निकालेंगे और विकर्ण भी निकालेंगे। अब चारों भुजा जिसके बराबर हो, सभी भुजा बराबर हो और आमने सामने की मतलब विकर्ण बराबर नहीं हो तो ये हो जाता है समचतुर्भुज। यदि विकर्ण भी बराबर हो तो वर्ग हो जाता है। इसी प्रकार तो यानी चतुर्भुज के फॉर्मूले को याद रखें और यहाँ पे अप्लाई करें, यानी सारी भुजा निकालने का प्रयास करें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में देखिए बच्चों, आपसे ये पूछा जाता है ये इसमें जो बात होती है समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है यहाँ पे। अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए आप को पता है जो कि ये लाइन को इस एंगल के लिए, इस कोण के लिए यहाँ पे थीटा यदि होता है तो ये आधार होता है। कोण हमेशा आधार और कर्ण के बीच में, हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में बनता है। तो तीसरी भुजा लंब कहलाती है। तो इसके लिए आधार और ये कर्ण और ये लंब कहलाएगा। और इस एंगल की बात हो तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा। आपको बताया आधार और कर्ण के बीच में कोण बनता है तो ये तीसरी भुजा लंब कहलाती है। आइए देखें। अब देखिए अगले में है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये देखिए ये एक दूसरे का अपोजिट है। साइन और कॉस जो है यहाँ पे एस है तो ये सी से शुरू होगा, ये सी है तो एस से शुरू, टेन, कॉट। तो उसको याद रखने के लिए है हिंदी में इसको
लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। लाल बटे कक्का ये साइन का होता है, कॉस और टेन, और यहाँ से शुरू करें कॉट, ये हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक और साइन का कॉसेक। इसी तरह हिंदी में पी बी पी अपॉन में एच एच बी, यानी कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं, लाला 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 आम लाया, कच्चे कच्चे आम लाया, यानी लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम। और इसको ऐसे भी कहते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और कुछ लोग उसमें और भी जोड़ देते, सोना चांदी तोले, साइन कॉस्टेन के लिए, या इंग्लिश में भी है, और सम पीपल हेयर, सम पीपल हेयर करली ब्लैक एंड हेयर टर्निंग परमानेंट ब्लैक। तो उससे भी याद कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो इससे आप फॉर्मूला बना करके और इसका यूज कर सकते हैं। आइए इसके एंगल के बारे में इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है उसको देखें। यहाँ पे मुख्यतः 5 वैल्यू है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसको हम निकालने की विधियां भी बताए हैं। वैसे यहाँ पे इकट्ठा देख ले, साइन 0 का वैल्यू 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस में यहाँ से शुरू करेंगे, उल्टा जाएंगे, और फिर 10 में ये अपन ये 0 बटे ये 1, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1/√3, 1√3, और ये इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित रहता है। इसी प्रकार कोसेक में हम साइन का अपोजिट करते हैं, 1/a करके निकालते हैं। तो इस तरह से यहाँ फॉर्मूला देख ले, याद कर ले। अब इसी में जो कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आगे काम आता है। आपको ये पता है जो कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर में टेन थीटा होता है, और 1/cos को हमने बताया था, 1/cos को कोसेक लिखेंगे, सॉरी 1/cos है तो ये सेक हो जाता है, और 1/sin बराबर में ये कोसेक हो जाता है, कोसेक थीटा। और आइडेंटिटीज या इसमें कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर में हो जाता है कोसेक मतलब कॉट थीटा, और कॉट थीटा टेन थीटा बराबर में होता है 1/cot थीटा। आपको आइडेंटिटीज एक ही है मुख्यतः, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। इसी को यूज करके साइन स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाता है, ये इसको इधर ले जाएंगे तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि साइन थीटा बराबर में हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जब कॉस को यहाँ रखेंगे, साइन को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, यानी जहाँ पे ये है तो कॉस थीटा बराबर में √1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब यहीं पे इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में कर देते हैं, तो ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर में √1 + कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में यदि हम कॉट स्क्वायर थीटा को उधर यहीं रखते हैं तो ये हो जाएगा
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉट थीटा बराबर में हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगला तीसरी आइडेंटिटी कॉस के बदले टेन के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो यानी जब हम उसका साइड चेंज करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा बराबर में हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जब हम टेन के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यानी टेन थीटा बराबर में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी सब आइडेंटिटीज़ को यूज करना है। और एक और आता है लेकिन पूछा नहीं जाता है, फिर भी सवाल आता है साइन। यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कुछ सालों से हटाया गया है सवाल, लेकिन पूछा जाता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है साइन थीटा। इसी प्रकार कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में टेन थीटा, और ठीक इसका उल्टा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा होता है, और ठीक इसका उल्टा भी कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। कोसेक थीटा यहाँ पे कोसेक है, कोसेक थीटा। अब 9वां चैप्टर देखते हैं। यहाँ पे 9th चैप्टर में आपको कहा जाता है जो कि इसके बीच में रिलेशन निकालिए। तो देखिए जब ऊपर की ओर हम देखते हैं तो ये उन्नयन कोण कहलाता है। ये दृष्टि रेखा होती है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो सही फिगर बनाने के नंबर मिलते हैं, तो ये दृष्टि रेखा कहलाता है। और यहाँ पे ये थीटा उन्नयन ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब जो जो हम इसके नज़दीक जाते जाएंगे त्यों तो इसका मान बढ़ता जाएगा, मतलब ज़्यादा हम ऊपर देखेंगे। आपका कोई दोस्त नीचे से आप नीचे है तो ये जो, और आप छत पे हैं तो आप का दोस्त जो नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण कहलाता है। और वहाँ पे जो एंगल जो जो आपका जो घर है उसके नज़दीक जाता जाएगा त्यों तो उसका चेहरा जो है ज़्यादा ऊंचा होता जाएगा, यहाँ पे आकर के इसका मान 0 हो जाएगा। अब यही चीज़ उल्टा हो जाता है जब ऊपर से नीचे की ओर देखता है आपका दोस्त का, मतलब आप जब नीचे खड़े दोस्त को देखते हैं तो दृष्टि रेखा तो यही रहती है, एंगल यहाँ बन जाता है, तो ये अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बराबर होता है क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है, यहाँ पे ना लगा। और यहाँ पे 3 वैल्यू यदि याद है 30, 60 और 30, 45, 60, और ख़ास करके यहाँ पे 10 का ज़्यादा यूज होता है या साइन का, तो ज़्यादातर 10 का होता है। तो ये यदि याद है 3 वैल्यू याद है तो आप इसके सवाल बना लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हम 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे लेके आए हैं, और नेक्स्ट में हम नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।